लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कुछ नया पढ़ने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जब आप मोबाइल में यदि किसी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कुछ अलग करते हैं, यदि व्हाट्सएप पर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो आप कुछ अलग करते हैं। इस प्रकार मोबाइल में अलग अलग काम करने के लिए आप अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करते हो। वैसा ही कुछ हमारे विषय में भी होता है। तो मैं बात कर रही थी कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है। अर्थात जैसे कि कोई एक देश में अपने विकास कार्यों के लिए वह अन्य देशों से कुछ सीखता है, और यह काम आज से नहीं शुरू हुआ है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन की विधियां कौन सी होती है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि यह काम कई सदियों से चला आ रहा है, तो इस प्रकार हम इसके अध्ययन की विधियों को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन सी होगी दो पद्धतियां? तो निश्चित रूप से एक पुरानी यानी परंपरागत हो गई और दूसरी हो गई आधुनिक। अब ये परंपरागत और आधुनिक पद्धतियाँ, परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो चली आ रही हैं, और आधुनिक में जो विधियां हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज तक जो विधियां इसमें लागू हो रही हैं वो बस द एंड है और कोई इसमें चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती चली जाएगी, आधुनिक पद्धतियों में भी इनकी विधियों में निरंतर परिवर्तन होता चला जाएगा। पर फिलहाल आज हम जो अध्ययन विधि की परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मेथड जो है उसके अंतर्गत हम कुछ देखेंगे। परंपरागत विधियों को हम पुनः तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें आ गया आगमनात्मक, निगमनात्मक और सादृश्य मूलक। तो जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान को हम अन्य विज्ञानों के समकक्ष नहीं रख सकते। अन्य विज्ञानों से मेरा मतलब यहाँ जैसे जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान होता है। जीव विज्ञान के लिए एक निश्चित रूप से और भौतिक विज्ञान के लिए भी निश्चित रूप से एक प्रयोगशाला होती है, और जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। परंतु जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो प्रयोगशाला यदि हम मानते हैं तो वो इस प्रकार से कोई एक स्थायी कमरा नहीं हो सकती। उसके लिए तो प्रयोगशाला पूरा समाज होती है और अन्य राज्य होते हैं। तो राजनीति विज्ञान में यदि अध्ययन करना है तो उसका तरीका अलग होगा, और इसका यह तरीका होता है वैज्ञानिक विधि को लागू करना। तो ऐसा माना जाता है कि जो एलन वुड ने कहा था कि जिस प्रकार जीव विज्ञान में माइक्रोस्कोप का महत्व है ना, माइक्रोस्कोप का बायोलॉजी में जो महत्व है, और जिस प्रकार खगोल विज्ञान में टेलीस्कोप का महत्व है, तो उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधि का महत्व है। तो ये वैज्ञानिक विधियाँ क्या होती है और कैसी होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार की विशेषकर विधियां होती हैं। एक होती है आगमन विधि और दूसरी होती है निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव। आगमन विधि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यदि मैं विज्ञान के तहत बात करूं तो पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, और उन उदाहरणों के द्वारा सिद्धांत की खोज की जाती है। ये होते हैं आगमन विधि। अब इसको यदि हम राजनीति में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के यानी पर्यवेक्षण किया जाता है। पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, मतलब ढूंढा जाता है, खोज की जाती है। खोज करने के बाद इनको संग्रहित किया जाता है। संग्रहित करने के बाद इनकी तुलना की जाती है, इनका वर्गीकरण किया जाता है, और फिर इसके बाद निर्णय निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। यह क्या हो गया आगमन विधि में। तो आगमन विधि से संबंधित जो राजनीतिज्ञ थे, जो विचारक थे, उनके नाम क्या हो गए? देखिए, अरस्तु और मैकियावली। अरस्तु और मैकियावली, यह अरस्तु तो आगमन विधि के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार आगमन विधि का अर्थ आप समझ गए कि इसमें क्या होता है
राजनीति से संबंधित, यानी जो भी हमको जानकारी हासिल करना है उससे संबंधित पर्यवेक्षण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, और इसके बाद इनका तुलना की जाती है, एकत्रीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, और इसके उपरांत फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो हम इन सारे तरीकों से संबंधित विधियों को हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला है पर्यवेक्षणात्मक, और इसके लिए ब्राइस ने इस विधि को ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। तो पर्यवेक्षणात्मक अर्थ क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति यह कार्यकर्ता, जिसे हम अध्ययनकर्ता बोल सकते हैं, तो ये अध्ययनकर्ता स्वयं जाकर अलग अलग स्थानों पे, चाहे वो अलग अलग राज्यों या कोई स्थान हो, वहाँ जाकर इसका पर्यवेक्षण करते हैं। पर्यवेक्षण करने के लिए वह स्वयं को जाना पड़ता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हम अपने अनुसार उसको नहीं लिख सकते या सोच सकते। जो वास्तव में दिखाई दे रहा है उसी को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यह कहलाता है पर्यवेक्षण करना। तो ये पर्यवेक्षण के द्वारा अलग अलग जगह पर जाकर वास्तविक जानकारी प्राप्त की जाती है। क्या हो गया ये पर्यवेक्षण का। अब इसमें क्या होगा, निश्चित रूप से यह जो पर्यवेक्षण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अध्ययनकर्ता को स्वयं जाना पड़ेगा, तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, विधानमंडलों की बैठक में जा सकता है, कूटनीतिक वार्ता में शामिल हो सकता है, और या फिर अन्य राज्यों की यात्रा कर सकता है। अब आखिरी शब्द मैंने क्या कहा, अन्य राज्यों की यात्रा करना निश्चित रूप से एक महंगी चीज़ हो गई। तो इसकी यदि हम सीमाएं देखें तो इसमें, या दोष भी हम देखें तो इसमें क्या हो गया कि अध्ययनकर्ता को पर्याप्त रूप से धनाढ्य होना चाहिए और उसकी बहुत अधिक रुचि होना चाहिए, तभी वह अन्य देशों में जाकर इसकी स्टडी कर सकता है। तो ये इसकी यहाँ पर सीमा हो गई। अब इसके बाद में इसमें सावधानी देखी जाए तो यह विधि को अपनाने के समय मैंने जैसे आपको बताया कि पहली सावधानी तो यह रखनी चाहिए कि वास्तविक तथ्यों को ही एकत्रित करना चाहिए, अपने हिसाब से उनको चेंज नहीं करना चाहिए। यह इसकी महत्वपूर्ण बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सर्वेक्षण को करने में केवल पर्यवेक्षणात्मक विधि ही लागू हो, अन्य विधियों का उपयोग नहीं किया जाए तो यह ठीक नहीं है। अर्थात यह विधि सहायक अवश्य है, परंतु इसके साथ अन्य विधियों का उपयोग भी करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ पर्यवेक्षणात्मक विधि आपको समझ आई। अब हम चलते दूसरी विधि की ओर। दूसरी होती है तुलनात्मक। तुलनात्मक का अर्थ क्या हो गया, दो चीजों की तुलना करना। तो ये तुलनात्मक विधि जो है इसको बहुत अधिक मतलब उपयोग किया गया है। जैसे मैं अपने भारत का ही उदाहरण दूं तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ उसके पहले, हमारे देश के संविधान को निर्माण करने के पहले हमारे देश के महापुरुषों ने, बुद्धिजीवियों ने कई देशों के संविधानों की स्टडी की, का अध्ययन किया और उसमें सार तत्व निकाला, और वह सार तत्व जो हमारे देश के लायक है, हमारे देश के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा, उनका निचोड़ निकाला और फिर हमारे देश का संविधान बना। तो इस प्रकार ये तुलना हुई कि नहीं। और इसी प्रकार कई ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों की रचना के लिए अन्य कई देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर और फिर निष्कर्ष निकालकर अपने ग्रंथों की रचना की। अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भी लगभग 156 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और फिर निष्कर्ष निकाला। तो इस प्रकार ये तुलनात्मक विधि जो है यह श्रेष्ठतम को चयन करने में हेल्प करती है। अब इसमें भी सीमा लागू होती है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि तुलना करने वाले व्यक्ति महान राजनीतिक विचारक है, वह पूर्ण रूप से इसकी सही जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो इसको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वो तुलना कर रहा है वो तुलना लगभग एक समान राष्ट्रों में, राज्यों की या उन पहलुओं की जाए। अगर जो तुलना जिनसे की जा रही है उसमें कोई एक बहुत ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ हो और कोई एक बहुत निम्न श्रेणी का हो और ऐसी चीज़ों की तुलना होगी यदि की जाती है
तो मेरे ख्याल से ही नहीं, ये निश्चित रूप से सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार तुलनात्मक विधि का अध्ययन करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनकी तुलना की जा रही है उन पर यह ध्यान रखा जाए कि वो लगभग समकक्ष हो, एक रूप हो, समरूप हो, लगभग समरूप हो, तभी तुलना की जाए तो ही परिणाम सही निकलेंगे। परंतु फिर भी इसमें भी यही बात लागू होती है कि किसी चीज के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केवल तुलनात्मक विधि का ही उपयोग काफी नहीं होगा, इसके लिए अन्य विधियों की सहायता भी लेनी पड़ेगी। जैसे तुलनात्मक विधि का उपयोग करना है तो पर्यवेक्षण पहले करना पड़ेगा, तब तुलना की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी एक जो विधि है वह पूर्ण रूप में सक्षम नहीं है किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। अब ये जो तुलनात्मक विधि है इसके लिए गिल क्राइस्ट जो थे उन्होंने इस पद्धति को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तीसरी है ऐतिहासिक विधि, जिसे सीले और लास्की ने खोजा था। तो ऐतिहासिक विधि का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक यानी इतिहास से जानना। तो इतिहास से क्या जानना कि पहले राजनीति कैसी थी और प्राचीन समय में जो राजनीति थी उसको यदि हम अभी वर्तमान में अप्लाई करते हैं तो क्या फायदा होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार इतिहास से कुछ चीज़ों का चयन करना जो वर्तमान में लागू करने पर अच्छे परिणाम देती है, तो यह विधि हो जाएगी ऐतिहासिक विधि। तो इसमें क्या होता है, चूंकि इतिहास तो क्या होता है कि केवल जानकारियों का एक समझ लीजिए पिटारा होता है और हमको उसमें से क्या चयन करना है ये हम पर डिपेंड करता है। इतिहास और राजनीति में क्या अंतर है कि इतिहास बीत गया है और उनके अनुभव से हम कुछ काम आगे नया कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और राजनीति क्या है, वो पहले भी थी, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी। तो इसमें इन चीज़ों को डाला जाए ताकि जो राजनीति है वह अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। तो इस प्रकार ऐतिहासिक विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है कि जहाँ पर प्राचीन समय में जो अच्छाइयाँ थी और उसको यदि हम राजनीति में अभी लाते हैं या उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, या दूसरी बात वहाँ की जो बुराइयाँ थी यदि वो बुराइयाँ अभी भी है तो हमारी राजनीति को नष्ट करेगी। तो इतिहास से शिक्षा प्राप्त कर हम वर्तमान को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक विधि राजनीति के सर्वेक्षण में विधि के रूप में मानी जाती है। पर फिर कहना चाहूँगी मैं यहाँ कि केवल ऐतिहासिक विधि से ही हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, इसके लिए भी हमको अन्य विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। और अंत में आती है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप इसमें जो प्रयोग हैं वह प्रयोग वैसे वाले नहीं समझे जैसे कि आपने अगर आपका केमिस्ट्री विषय रहा हो या फिजिक्स रहा हो तो आपने प्रयोगशाला में किए हों कि बहुत सारी आपके पास केमिकल्स हों और उनका आपने एक दूसरे में डालकर और निष्कर्ष निकाला हो, और अगर प्रयोग असफल रहा तो आपने इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दोहराया हो। अब आप कल्पना करिए कि क्या राजनीति में इस प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। तो इसमें प्रयोग करने के लिए मटेरियल कौन सा रहेगा, तो राजनीति में प्रयोग किस पर किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं जनता पर किए जाएंगे। तो क्या जनता पर एक ही एक बात को बार बार अप्लाई किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रयोगशाला है वह पूरा समाज है और उसके जो क्या बोलना चाहिए कारक हैं वह मनुष्य या मानव या नागरिक होते हैं। तो हमको यहाँ पर प्रयोग करने में सावधानी लेना पड़ेगा। अब फिर भी प्रयोग तो होते हैं, कैसे? जैसे कि मतदान हुआ, सरकार बनी, तो ये एक प्रकार का प्रयोग हुआ। यदि कोई नया प्रकार का कानून बना, यदि वो सफल हुआ तो यह भी प्रयोग हुआ कि यदि वो सफल होता है तो उसको आगे तक कंटिन्यू रखेंगे और नहीं तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार राजनीति में उठाया गया प्रत्येक कदम, राजनीति में उठाया गया प्रत्येक कदम ही प्रयोग है। उदाहरण के लिए 1959 में पंचायत राज की शुरुआत मध्य प्रदेश और गुजरात से की गई थी।
तो शुरुआत मध्य प्रदेश और गुजरात से हुई। अब जब इसकी सफलता देखी गई तो अन्य राज्यों ने भी इसको अपना लिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, प्रयोगात्मक का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ कि राजनीति में उठाया गया प्रत्येक नया कदम जो रहता है वह क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। यह प्रयोगात्मक विधि कुछ ही क्षेत्रों में लागू होती है। और दूसरी बात, ये प्रयोग जो भी हो रहे हैं इसके लिए ऊपर की जितनी सारी विधियां मैंने आपको बताई, इन सब का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात यह जो आगमनात्मक विधियां हैं इनमें कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो स्वयं में पूर्ण हो, अर्थात उसके उपयोग में अन्य विधियों का उपयोग न किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार इन सारी विधियों के मिले जुले प्रयोग के द्वारा हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको आगमनात्मक पद्धति समझ आई होगी। अब हम आते हैं, दूसरी है निगमनात्मक। मैंने आगमनात्मक की परिभाषा क्या बताई थी कि उदाहरण के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएं। अब इसका निगमनात्मक उल्टा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले सिद्धांत बता दिए जाएं और फिर उसके द्वारा उदाहरण को ढूंढा जाए। ये विज्ञान में होता है, पर राजनीति में इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर इस निगमनात्मक विधि को मैं मनोवैज्ञानिक विधि कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसके लिए प्लेटो, बेंथम और रूसो को इसके लिए माना जाता है कि इन्होंने इस विधि का आविष्कार किया और इसके द्वारा उन्होंने राजनीति में बहुत आगे तक ऊंचाइयों को छुआ। तो ये हो गया, या इसमें केवल मतलब मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है कि जनता क्या चाहती है और क्या करने पर क्या रिजल्ट रहेगा। यह मनोविज्ञान जनता का जाना जाता है, किसी राज्य का जाना जाता है और फिर कार्य किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा होता है सादृश्य मूलक। सादृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके समान समझना, उसके समान समझना। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि अमिताभ बच्चन, तो उनका भी कोई एक डुप्लीकेट है। बात समझ आ रही है। और इसके अलावा जैसे फिल्मों में देखा होगा कि जो फिल्मी हीरो होता है वह खुद फाइट के सीन ना करके अपने डुप्लीकेट के द्वारा कराता है, यानी वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके समान दिखता है। तो यहाँ पर ये सादृश्य का अर्थ यही होता है कि उसके समान। तो अब इसमें हम राजनीति में इसका उपयोग करते हैं और इस प्रकार की विधि को बताने वाले कौन थे, आगस्ट और सिसरो, और भी है विलोबी वेलास वगैरह। तो इसमें मुख्य भूमिका सादृश्य मूलक में सिसरो और आगस्ट की है। तो अब इसमें पहली विधि है जीव वैज्ञानिक। जीव वैज्ञानिक यानी बायोलॉजिकल। बायोलॉजी तो अगर हम बोलते हैं ये एक सजीव है, मतलब निर्जीव नहीं है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अगस्त का मानना था, उन्होंने क्या किया, इस विधि के अंतर्गत राज्य को सजीव माना, शरीर को शरीर के रूप में सजीव माना और उसके अनुसार प्रयोग किए। अब बताइए ऐसा हो सकता है क्या? तो अर्थात उन्होंने ये कहा कि जो राज्य है वह एक मानव का शरीर है और उसके जो विभिन्न भाग हैं वो उसके अवयव हैं। तो इन अवयव को, जिस प्रकार बायोलॉजी में अवयवों के विकास के लिए कोई कार्य किया जाता है या उनमें कोई कमी हो या दोष आ गए हो तो उनको दूर किया जाता है, उसी प्रकार इन्होंने राज्य के अवयवों को मतलब शरीर के समान माना और इन अवयवों के दोष को दूर करने का प्रयास के कार्य किए। तो यह क्या हो गया उनका जीव वैज्ञानिक तरीका। इसको बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली कि मतलब राज्य को सजीव तो एक शरीर के रूप में नहीं सजीव मान सकते, पर इसको एक शरीर का रूप नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको बहुत अधिक मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई। न्याय शास्त्री के अंतर्गत इन्होंने न्याय पुरुष के रूप में राज्य को संज्ञा दी, अर्थात राज्य में जो भी कुछ होगा वह सब न्याय के अनुकूल होगा, अर्थात प्रत्येक नागरिक को इसका पालन करना ही है। तो यह न्याय शास्त्री हुआ। तीसरा मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक के रूप में इसमें भी बस यही बात मानी गई कि लोगों का अध्ययन किया गया, जनता का अध्ययन किया गया या राज्यों का अध्ययन किया गया और उनकी किस प्रकार की रुचि है उसके अनुकूल यदि कार्य किया जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य का विकास होगा। ये हो गया मनोवैज्ञानिक और इसको समनर और वेलास ने दिया। और अंत में है समाज शास्त्रीय। तो समाज शास्त्री के अंतर्गत ये माना जाता है कि राज्य शरीर का एक अंग है
और उसका जो अंग, राज्य एक शरीर है और समस्त व्यक्ति उसके अंग हैं। इस प्रकार उन्होंने राज्य और समाज को एक शरीर माना। तो जैसा कि जीव वैज्ञानिकों ने भी इसको एक अंग माना था, ऐसे ही इन्होंने समाज को एक अंग मान लिया, यानी तो वो हमें जीवित अंग। तो इस प्रकार इनको भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार यह सादृश्य मूलक विधि थी, कौन सी? परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत। तो इस प्रकार फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि अध्ययन पद्धति दो प्रकार की है, परंपरागत और आधुनिक। आज हमने परंपरागत विधियों को देखा, जिसके अंतर्गत 3 विधियां हो गई, आगमन, निगमन और सादृश्य मूलक। और इन विधियों को हमने विस्तृत रूप में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। आगे फिर हम आधुनिक पद्धति पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।